हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद पायल। तो गाइस, आज की क्लास में हम देखेंगे हमारा एसईएमपी का चैप्टर नंबर 10 जो कि हमारा बजटरी कंट्रोल रहेगा। और थ्योरी का इंपॉर्टेंस मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। पहले एक टाइम था कि हम एसईएमपी को मेनली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट समझते थे। 20 to 30 मार्क्स लास्ट टू लास्ट उसमें एक्सपेक्ट करते थे कि थ्योरी आएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप मान के चलो 100 में से आप 60 मार्क्स तक की थ्योरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गाइस, अगर बजटरी कंट्रोल को आप मुझसे इंपॉर्टेंसी वाइज पूछो कि मतलब कितना इंपॉर्टेंट है, इसको कौन सी कैटेगरी में रखना है, तो मैं आपको पहले बता दूं, या तो इसमें से बजटरी कंट्रोल में से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है, या फिर क्या आएगा तो आप इसमें से 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही चीज बन सकती है। देखो, इसमें क्या है, एसईएमपी में हमारे लिमिटेड चैप्टर्स है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी हम ये नहीं देखेंगे कि क्या चीज नहीं आएगी। हमारा फोकस होगा कि अगर आया तो 10 मार्क्स तक का आ सकता है, और जब हम इसको कम टाइम में इजिली कवर कर सकते हैं तो फिर क्यों छोड़ना इस चैप्टर को। आपको ये तो पता है कि बजटरी कंट्रोल जो है पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है, और थ्योरी को क्या करना पड़ेगा, हमें लर्न, ठीक है, और लर्न करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, कोर्स होने चाहिए। तो वही मैं मेनली इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगी। सारे जितने भी टॉपिक्स है सबके लिए आपको कोर्स दूंगी, जिससे आप इजिली लर्न कर सकोगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आप बस लास्ट तक मेरे साथ बने रहना, इस चैप्टर को मैं बहुत आसान कर दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा बजटरी कंट्रोल। तो गाइस, सबसे पहले आपको बजटरी कंट्रोल का मतलब पता होना चाहिए। मैंने इस पूरी पीडीएफ में हाईलाइटिंग करी हुई है, तो आप बस वो हाईलाइटेड वर्ड देखते जाओ, वही आपको माइंड में रखने हैं। ठीक है, तो बजटरी कंट्रोल का मतलब क्या होता है वो देखेंगे। बजटरी कंट्रोल क्या होता है, एक सिस्टम होता है ऑफ कंट्रोलिंग कॉस्ट विच इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है, प्रिपरेशन ऑफ बजट, कोऑर्डिनेटिंग द डिपार्टमेंट एंड एस्टेब्लिशिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज। कंपेयर करेंगे इसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद द बजटेड। ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो आती है उससे हम कंपेयर करते हैं कि जो हमने बजट बनाया था क्या उसी हिसाब से हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है। ठीक है, साथ साथ एक्टिंग अपॉन रिजल्ट टू अचीव द मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, फिर उस जो भी हमारा रिजल्ट आया उस पर हम काम करेंगे, जिससे क्या है, हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव कर सके। तो ये मेनली हमारा बजटरी कंट्रोल का मतलब रहेगा। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारे प्री रिक्विजिट्स क्या होंगे ऑफ इफेक्टिव बजटरी कंट्रोल। मतलब प्री रिक्विजिट का मतलब है ये चीज होनी चाहिए अगर आपको अपना बजटरी कंट्रोल जो है वो इफेक्टिव रखने हैं। ठीक है, तो इसको लर्न करने के लिए जो कोड रहेगा वो चलो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले क्या है हम देखते हैं, इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एक सीरियस एटीट्यूड होनी चाहिए टू द सिस्टम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सीरियस एटीट्यूड होनी चाहिए। क्लियर डेमोक्रेशन बिटवीन द एरियाज ऑफ मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्रॉपर अलोकेट होनी चाहिए। फिर इसके बाद हमारा रीजनेबल बजट टारगेट्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप टारगेट्स को बहुत हायर ही बना लो, ठीक है, एक प्रॉपर रीजनेबल बजट टारगेट्स रखिए। फिर बाद है फिर हमारा एस्टेब्लिश डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्निक्स। ठीक है, ये प्रॉपर एस्टेब्लिश होनी चाहिए। रिपोर्ट जो बनी है ना वो एम होनी चाहिए एट इंडिविजुअल मैनेजर रादर देन जनरल। ठीक है, तो कोशिश करिए कि जो रिपोर्ट है ना वो इंडिविजुअल मैनेजर के लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जनरल रिपोर्ट बनाकर दे दो। ठीक है, साथ में फेयरली शॉर्ट रिपोर्टिंग पीरियड्स होना चाहिए, टिपिकली मंथ। ठीक है, जितना हो सके आप रिपोर्टिंग पीरियड छोटा रखिए। ठीक है, शॉर्ट रिपोर्टिंग पीरियड रखिए। फिर इसके बाद हमारा टाइमली वेरिएंस रिपोर्ट। अगर कोई चेंजेस आ रहा है ना तो उसको प्रॉपर टाइमली रिपोर्ट दीजिए उसके रिगार्डिंग भी। ठीक है, टाइमली वेरिएंस रिपोर्ट दीजिए। इसके बाद एक्शन बीइंग टेकन टू गेट ऑपरेशंस बैक अंडर द कंट्रोल। ठीक है, इफ दे आर शोन टू बी आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आपको एक्शन लेने हैं उसको इन कंट्रोल लाने के लिए। ठीक है, तो गाइस हमारा इसके लिए कोड क्या बनाया था हमने, इसके लिए हमारे प्रीरिक्विजिट्स के लिए जो कोड था ना वो था हमारा रेसर्स। ठीक है, रेसर्स हमारा कोड रहेगा यहाँ पर। रेसर से हमारे कैसे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आर से हमारा क्या था यहाँ पर, आर से हमारा रिपोर्ट्स था। ठीक है, रिपोर्ट मतलब 3 तरीके के रिपोर्ट से रिलेटेड पॉइंट्स हो गए। रिपोर्ट जो है आप पहली बात एम करिए इंडिविजुअल मैनेजर के लिए, फिर दूसरा था शॉर्ट रिपोर्टिंग पीरियड रखिए, फिर तीसरा था टाइमली वेरिएंस रिपोर्ट। ठीक है, ये बेसिकली रिपोर्ट से रिलेटेड हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। एक तो पहली बात इससे क्या है, हमने एक ही वर्ड से हमने 3 चीज कवर कर ली। क्या क्या चीज थी, रिपोर्ट जो है इंडिविजुअल मैनेजर के लिए एम होनी चाहिए, शॉर्ट रिपोर्टिंग पीरियड होना चाहिए और टाइमली वेरिएंस रिपोर्ट। फिर इसके बाद क्या है, सी से हमारा क्या रहेगा गाइस, यहाँ पर सी से रहेगा हमारा क्लियर डेमोक्रेशन होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या था, 4th नंबर पे ई से हमारा क्या एस्टेब्लिश करना, क्या क्या चीज, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड द रिपोर्टिंग टेक्निक्स। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा क्या था, आर से हमारा यहाँ पर क्या था, रीजनेबल रखिए भाई, ऐसा नहीं है बहुत हायर बजट टारगेट्स रखने हैं। ठीक है, रीजनेबल रखिए बजट टारगेट। फिर इसके बाद हमारा एस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एस से हमारा क्या, सीरियस एटीट्यूड होना चाहिए टू द सिस्टम इज रिक्वायर्ड। ठीक है गाइस, क्लियर है यहाँ तक। आपको क्या रखना है, प्रीरिक्विजिट्स के लिए रेसर्स वर्ड याद रखना है। ठीक है, इससे हमारे ऑल पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। गाइस, अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा रहेगा फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। ठीक है, अगर पूछा जाए टाइप्स ऑफ कंट्रोल पर कोई क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले लिखना है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल। सबसे पहला है हमारा फीडबैक, फिर है हमारा फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। दोनों को हम अच्छे से पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस भी बने हुए इस स्टडी मटेरियल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर फीडबैक कंट्रोल। ठीक है, फीडबैक कंट्रोल जिसको हम पोस्ट एक्शन कंट्रोल भी बोलते हैं, मतलब पोस्ट एक्शन, मतलब इसको अगर आप नाम से समझो ना तो इससे क्लियर समझ आ रहा है। पोस्ट एक्शन कंट्रोल मतलब पहले एक्शन होगा फिर उसके बाद हम कंट्रोल लगाएंगे। ठीक है, फीडबैक कंट्रोल, ठीक है, बैक मतलब बाद में लग रहा है कंट्रोल, तो मतलब क्या है, पहले गलती हो जानी चाहिए। ठीक है, फिर हमारा जो कंट्रोल लगाया जाता है उसको सॉल्व करने के लिए वो हमारा फीडबैक कंट्रोल रहेगा। अगर डेफिनेशन की बात करें तो मैं बता दूं, इसी चीज को यहाँ पर इंग्लिश में बताया, जो रिएक्शन है आफ्टर एन एक्शन हैज एन टेकन प्लेस। ठीक है, मतलब रिएक्शन जो लिया जा रहा है वो तब लिया जा रहा है, उसके लिए पहले एक्शन जो है वो हो जाना चाहिए। इसके बाद हमारे इसके अंदर हम पढ़ेंगे कंट्रोल रिपोर्ट्स भी दी जाती है। बेसिकली यहाँ पर हमारा नॉर्टन बेडफोर्ड सजेस्टेड द फॉलोइंग 5 गाइडलाइन फॉर फीडबैक मैनेजमेंट कंट्रोल रिपोर्ट। ठीक है, तो बेसिकली क्या क्या हमारे 5 गाइडलाइंस बताए गए थे इस रिपोर्ट के लिए वो हम देख लेंगे फीडबैक मैनेजमेंट कंट्रोल रिपोर्ट से
रिलेटेड क्या क्या गाइडलाइंस थे देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं इसको समझा देती हूँ आपको। फीडबैक रिपोर्ट जो है वो डिस्क्लोज होनी चाहिए बोथ अकम्पलिशमेंट एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब फीडबैक रिपोर्ट में दोनों चीज डिस्क्लोज होनी चाहिए। क्या क्या चीज थी, पहला था हमारा अकम्पलिशमेंट और दूसरा क्या था हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, फीडबैक रिपोर्ट जो है वो हमारी एक्सट्रैक्टेड प्रॉम्प्टली, ठीक है, प्रॉम्प्टली मतलब साथ के साथ, ठीक है, एक्सट्रैक्ट हो जानी चाहिए प्रॉम्प्टली। फिर हमारा फीडबैक रिपोर्ट में हमारे क्या क्या चीज डिस्क्लोज होनी चाहिए, ट्रेंड्स एंड द रिलेशनशिप। फिर फीडबैक रिपोर्ट जो है वो डिस्क्लोज करे वेरिएशंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड, जो भी आपने स्टैंडर्ड सेट करे हुए थे ना उससे जो भी हमारे वेरिएशंस आ रहे हैं वो हमारे प्रॉपर फीडबैक रिपोर्ट में हमारे डिस्क्लोज होने चाहिए। फिर इसके बाद फीडबैक रिपोर्ट जो है वो हमारी स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में होना चाहिए। मतलब क्या है, ऐसा ही कोई किसी भी फॉर्मेट में ना बना ले, प्रॉपर स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको लर्न करने के लिए जो कोड रहेगा वो हमारा रहेगा वेस्टा। ठीक है, कोड क्या है हमारा वेस्टा। ठीक है, अब वेस्टा को कैसे लर्न करना है, वी से था हमारा वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड जो कि हमारा ये वाला पॉइंट हो गया। फिर ई से हमारा था हमारा एक्सट्रैक्टेड प्रॉम्प्टली, ठीक है, वो हमारा ये वाला पॉइंट हो गया। एस से था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट वो यहाँ बताया। टी से हमारा था ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप, उसमें प्रॉपर डिस्क्लोज होने चाहिए। ए से हमारा था अकम्पलिशमेंट एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ये दोनों चीज इसमें डिस्क्लोज होनी चाहिए। तो बेसिकली हमारे टोटल 5 गाइडलाइंस अगर आए तो आप क्या लिखोगे, फटाफट से बताओ, वेस्टा। आपको लिखना है वेस्टा। ठीक है, फीडबैक मैनेजमेंट कंट्रोल्स रिपोर्ट से रिलेटेड अगर आपको गाइडलाइंस लिखनी है तो आप उसके अंदर लिखोगे वेस्टा। क्या था वेस्टा। वी से वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड, ई से हमारा एक्सट्रैक्टेड प्रॉम्प्टली, एस से हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए, टी से हमारा ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप जो है वो डिस्क्लोज होने चाहिए, ए से था हमारा अकम्पलिशमेंट एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी। गाइस क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाइए इसके लिमिटेशन क्या लिख लेते हैं। ये अगर मैंने रेड मार्क किया है यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिमिटेशन में हमारा क्या चीज आएगा, पहली बात तो ये डिपेंड्स हैवीली ऑन द सक्सेस ऑफ एरर। मतलब अगर एरर ही नहीं होगा तो आप उस पर कंट्रोल, मतलब उस पर आपने यहाँ ऊपर क्या पढ़ा था, रिएक्शन आफ्टर एन एक्शन हैज टेकन प्लेस। मतलब एक लिमिटेशन है कि पहले क्या है, रिएक्शन आप तभी ले सकते हैं जब आपका ने कोई एरर करी हो, कोई एक्शन लिया हो। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पर डिपेंड्स हैवीली ऑन द सक्सेस ऑफ एरर। एरर होना जरूरी है भाई। ठीक है, फिर देयर मे बी अ टाइम लैग बिटवीन द एरर डिटेक्शन और एरर कंफर्मेशन एंड एरर रिवीजन ड्यूरिंग द एक्चुअल रिजल्ट में चेंज अगेन। मतलब समझ रहे हो ना, एक टाइम लैग बहुत होता है। ठीक है, मतलब पहले एरर को डिटेक्ट करना, फिर कंफर्म करना, फिर एरर को रिवाइज करना, ड्यूरिंग विच उसके दौरान ही क्या है एक्चुअल रिजल्ट जो है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यही हमारी 2 लिमिटेशंस रहेंगी, ये दोनों आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद हम देखेंगे फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। ऊपर पढ़ा था क्या, फीडबैक कंट्रोल, अब है हमारा फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। ठीक है, जिसको हम प्रिवेंटिव कंट्रोल भी बोलते हैं। प्रिवेंटिव कंट्रोल बोला जाता है इसको, फीडबैक फॉरवर्ड कंट्रोल को। और ये होता क्या है, ये मेजर करता है अमाउंट ऑफ एरर बिफोर इट हैज एक्चुअली टेकन प्लेस। मतलब एरर के होने से पहले ही मेजर द अमाउंट ऑफ एरर करेंगे। ठीक है, मतलब एक तरीके से आप देखो ना, ये नाम से ही समझ आ रहा है प्रिवेंटिव कंट्रोल। मतलब क्या है, प्रिवेंटिव मतलब किसी भी चीज को पहले ही प्रिवेंट कर ले। तो वही चीज एक तरीके से एरर के होने से पहले कंट्रोल जो लगाया जाएगा वो हमारा फीड फॉरवर्ड कंट्रोल रहेगा। मतलब यहाँ पर एक्चुअल रिजल्ट को डिजायर्ड रिजल्ट से कंपेयर करने की जगह यहाँ क्या करेंगे, फोरकास्ट करेंगे। फोरकास्ट आर मेड ऑफ व्हाट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी डन एट फ्यूचर। यहाँ कंपेयर करने की जगह आप फोरकास्ट कीजिए कि हमें क्या रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है टू गेट द फ्यूचर। ठीक है, तो बेसिकली अगर सीमा के हिसाब से आप डेफिनेशन देखो, इट इज डिफाइंड एज द फोरकास्टिंग ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड द प्लान्ड आउटकम्स। ठीक है, फोरकास्ट करना होता है। ठीक है, इट इज जस्ट क्या था, फोरकास्टिंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड द प्लान्ड आउटकम्स एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन बिफोर द इवेंट टू अवॉइड सच डिफरेंसेस। ठीक है, जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर क्या है, प्रॉपर एक्शन भी लिए जाते हैं। ठीक है, और याद रखना बिफोर द इवेंट लिए जाते हैं। बिफोर द इवेंट मैंने आपको पहले ही बताया, ये सब चीज जो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल जो लगाया जाता है वो पहले लगाया जाता है। ठीक है, मेजर्स जो है इसमें पहले लिए जाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। ठीक है, इसके लिए क्या है, यहाँ 6 ब्रॉड अप्रोचेस बताइए टू इंप्लीमेंट प्रिवेंटिव मैनेजमेंट कंट्रोल। ठीक है, इसको अगर इंप्लीमेंट करना है तो आपको मेनली 6 ब्रॉड अप्रोचेस याद रखनी है। ठीक है, तो याद कर लेंगे, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। इसको याद करने के लिए जो कोड रहेगा वो पैक्ट ही रहेगा। ठीक है, पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं इसमें है क्या बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, इंडिकेटर बोथ लीडिंग एंड अर्ली वार्निंग। ठीक है, इंडिकेटर होने चाहिए लीडिंग एंड अर्ली वार्निंग के। ठीक है, कंटीजेंसी प्लान्स होने चाहिए, ट्रेंड एनालिसिस करते रहने चाहिए, अडेप्टिव मैकेनिज्म होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट सिस्टम डिजाइन होना चाहिए एंड पॉलिसी जो है वो डायरेक्टिव्स होने चाहिए, पॉलिसी डायरेक्टिव्स होने चाहिए। ठीक है, मतलब प्रॉपर पॉलिसी बनी हुई होनी चाहिए प्रिवेंटिव मैनेजमेंट कंट्रोल को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो इस गाइस इसका लर्न करने का कोड क्या था, वो हमारा पैक्ट ही था। पी से हमारा यहाँ क्या था, पी से हमारा बेसिकली था पॉलिसी डायरेक्टिव्स। ठीक है, फिर ए से हमारा यहाँ क्या था, ए से था हमारा अडेप्टिव मैकेनिज्म होना चाहिए। फिर सी से क्या था, सी से फटाफट बताओ, सी से था हमारा कंटीजेंसी प्लान। सी से हमारे यहाँ 2 पॉइंट्स रहेंगे, पहला है हमारा कंटीजेंसी प्लान और दूसरा है हमारा कॉन्ग्रुएंट सिस्टम डिजाइन। पहला क्या था कंटीजेंसी प्लान और दूसरा क्या था कॉन्ग्रुएंट सिस्टम डिजाइन। ठीक है, सी हो गया। इसके बाद हमारा क्या था, टी। टी से हमारा क्या था, ट्रेंड एनालिसिस करते हुए होने चाहिए। आई का मतलब क्या है, इंडिकेटर होने चाहिए बोथ लीडिंग एंड अर्ली वार्निंग, प्रॉपर इंडिकेटर रखिए। ठीक है, ये हमारा बेसिकली हमारा कोड रहेगा पैक्ट। अगर एग्जाम में आ जाए इंप्लीमेंटेशन ऑफ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल से रिलेटेड आपको अप्रोचेस बतानी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको लिखना है देयर आर 6 ब्रॉड अप्रोचेस टू इंप्लीमेंटिव प्रिवेंटिव मैनेजमेंट कंट्रोल एंड दीज अप्रोचेस आर, देन आपको ये सारे पॉइंट्स लिख देने हैं पैक्टी। ठीक है, क्लियर। देखो आई एम नॉट द एसईएमपी स्पेशलिस्ट, मेरा बस जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो इस वीडियो का वो यही बताना है, आपको सारे कंसेप्ट का ओवरव्यू देने के साथ साथ ये आपको कोर्स भी डिलीवर कर दूं। गाइस क्या होता है, टीचर्स आपको सारे कंसेप्ट समझाते तो है, ठीक है, वो अच्छी चीज है, चीजें समझ आनी चाहिए, लेकिन हमको क्या है अल्टीमेटली एग्जाम में ये लिख कर आने हैं। एसईएमपी की लैंग्वेज वैसे भी बहुत बेकार है, ऊपर से क्या है ये इतना लर्निंग चैप्टर्स आ गए हैं और ऊपर से थ्योरी
थ्योरी भी आती है एग्जाम में। तो हमको अल्टीमेटली क्या चाहिए, हमको चाहिए कि ये जितना भी पॉइंट्स है हम एग्जाम में लिखाएं, क्योंकि एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है ना कि आपको कितनी चीजें समझ आई हुई है, आपके कितने कंसेप्ट क्लियर है, जब तक आप उनको एग्जाम में डिलीवर नहीं करते हो ये सारी चीजें। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का यही ऑब्जेक्टिव है, मैं आपको सारे कोड्स डिलीवर कर दूं, जिससे क्या है आप एग्जाम में इन कोड्स के थ्रू सारे पॉइंट्स को रिकॉल करके लिख सको। टॉपिक देख लेते हैं। ये बेसिकली रहेगा गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बिफोर इंप्लीमेंटेशन ऑफ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। मतलब फीड फॉरवर्ड कंट्रोल को अगर आप इंप्लीमेंट करो तो उससे पहले क्या है, कुछ गाइडलाइंस को फॉलो कर लेना। क्या क्या गाइडलाइंस रहेंगी, सबसे पहले क्या, थोरो प्लानिंग एंड एनालिसिस आर रिक्वायर्ड। ठीक है, प्लानिंग छोटी मोटी नहीं करनी है, आपको थोरो प्लानिंग करनी है। क्या, थोरो प्लानिंग एंड एनालिसिस आर रिक्वायर्ड। फिर इसके बाद क्या, केयरफुल डिस्क्रिमिनेशन मस्ट बी अप्लाइड इन सेलेक्टिंग इनपुट वेरिएबल्स। ठीक है, मतलब इनपुट वेरिएबल सेलेक्ट करते टाइम आपको केयरफुल डिस्क्रिमिनेशन करना है। फिर इसके बाद फीड फॉरवर्ड सिस्टम जो है मस्ट बी कैप डायनेमिक। ठीक है, डायनेमिक होना चाहिए सिस्टम जो है आपका। ठीक है, मॉडल ऑफ कंट्रोल सिस्टम शुड बी डेवलप, कंट्रोल प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम डेवलप होना चाहिए। फिर इस डेटा इनपुट वेरिएबल्स जो है वो मस्ट बी रेगुलरली कलेक्टेड। मतलब आपको डेटा जो है रेगुलरली उसको कलेक्ट करिए, रेगुलरली असेस कीजिए। फिर इसके बाद हमारा फीड फॉरवर्ड कंट्रोल जो है वो रिक्वायर्स एक्शन। आपको फीड फॉरवर्ड कंट्रोल लगाने के लिए प्रॉपर एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसका जो कोड है वो हमारा कोड रहेगा, पी हमारा डायनेमिक है, इसलिए कंट्रोल सिस्टम डेवलप करा है। अरे यार, इसमें हंसने की क्या बात है, आपको क्या अल्टीमेटली चीजें याद होनी चाहिए ना, कोड क्या बन रहा है इससे क्या मतलब है। ठीक है, मेरे को कुछ नहीं समझ आया, मेरे को यही समझ आया तो मैंने ये बना दिया। अगर आपको कुछ और समझ आ रहा है तो आप वो बना लेना। पी हमारा डायनेमिक है, इसीलिए कंट्रोल सिस्टम डेवलप करा है। ठीक है, वन बाय वन देख लेते हैं किससे हमारे क्या क्या पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या था, पी में हमारा क्या था, पी से हमारा था थोरो प्लानिंग होनी चाहिए, पी से हमारा प्लानिंग हो गया। आई से हमारा क्या था, इनपुट वेरिएबल्स। ठीक है, तो सिलेक्शन हमारा जो है केयरफुली डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए जब हम सेलेक्ट करें इनपुट वेरिएबल्स को। इनपुट वेरिएबल से रिलेटेड हमारे साथ साथ ये दो पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या था, इनपुट वेरिएबल्स के लिए डेटा जो है वो रेगुलरली कलेक्ट होना चाहिए और रेगुलरली असेस होना चाहिए। ठीक है, पहला हमारा यहाँ इनपुट वेरिएबल्स लिख लोगे आप आई से। फिर इनपुट वेरिएबल के साथ साथ आप देखोगे इनपुट वेरिएबल से रिलेटेड हमारे दो पॉइंट्स और थे। इनपुट वेरिएबल के सिलेक्शन के साथ साथ हमको डेटा कलेक्ट भी करना है और क्या है, असेस भी करना है, वो भी हमारा रेगुलरली असेस होना चाहिए। ठीक है, आई तक हमारा क्लियर है। फिर इसके बाद हमारा था ए से हमारा क्या था, ए से हमारा नीचे दिया हुआ है एक्शन। ठीक है, फीडबैक कंट्रोल जो है वो रिक्वायर्स एक्शन। फिर इसके बाद है हमारा डायनेमिक पॉइंट आ गया। डायनेमिक से हमारा यहाँ मतलब क्या था, जो हमारा फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम जो है, ठीक है, फीड फॉरवर्ड सिस्टम जो है वो हमारा डायनेमिक होना चाहिए। फिर हमारा कंट्रोल सिस्टम डेवलप कराया। कंट्रोल सिस्टम का मतलब ये वाला पॉइंट हो गया आपका, मॉडल ऑफ कंट्रोल सिस्टम जो है वो डेवलप होना चाहिए। ठीक है, तो गाइस हमारे ये पूरे टोटल हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। तो बेसिकली इसके लिए हमारा कोड रहेगा, पी हमारा डायनेमिक है, इसीलिए कंट्रोल सिस्टम डेवलप करा है। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद हमारे लिमिटेशंस देख लेंगे, इसमें क्या क्या लिमिटेशंस है। जो फीड फॉरवर्ड प्रोसेस जो है इज एन इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड इज कंसर्न विद द एस्टिमेट ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर। ठीक है, अनसर्टेन फ्यूचर, इसमें हमारा क्या है, आपने देखा था फोरकास्टिंग करनी होती है। तो बेसिकली इसमें वही चीज बताइए है, ये कंसर्न होता है विद द एस्टिमेट ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर। प्रॉब्लम जो है अनसर्टेनिटी इज लाइकली टू लिमिट द एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट। भाई कोई चीज अनसर्टेन है तो उसमें क्या है, एक तरीके से लिमिट करेगा। अनसर्टेनिटी की प्रॉब्लम है वो हमारी लिमिट करेगी इस कंसेप्ट को अप्लाई करते टाइम। बेसिकली यही लिमिटेशन है, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लेना। ठीक है, इसके बाद एक केस सिनेरियो में आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। यहाँ बेसिकली क्या है, कंपनी जो है वो ऑफर करेगी लुब्रिकेंट ऑयल इन वेरियस पैकेजेस। ठीक है, तो पैकेज जो रहेंगे वो हमारे किस किस फॉर्म में होंगे, 100 ml टू द 200 लीटर ड्रम तक के पैकेजेस रहेंगे। मतलब क्या है, 100 ml पाउच से लेकर 200 लीटर के ड्रम तक पैकेजेस रहेंगे, जिसमें 70% का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मेड इन द फॉर्म ऑफ 900 ml कैन्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट जो है वो फिल करे जाएंगे इन द कैन एट द फर्स्ट स्टेज। मतलब ओवरऑल हमारी 3 स्टेज रहेंगी। पहली स्टेज पे क्या करोगे, प्रोडक्ट को फिल करोगे। सेकंड स्टेज पे क्या रहेगा, कैप फिक्स करे जाएंगे और फिर इसके प्रोडक्ट को हम वेट करेंगे एट द थर्ड स्टेज। ठीक है, वेट जो है लास्ट में हो रहा है। अगर कोई कैन जो है वो शॉर्ट फिल्ड है तो उसको रियूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर उसमें कम फिल हुआ पड़ा है ना तो उसको रियूज नहीं किया जा सकता। वन द सील इज ब्रोकन द कैन इज नो यूज। मतलब जो शॉर्ट फील्ड ऑयल है ना, उसको इसकी पैकेजिंग इस हिसाब से कि उसको हम रीयूज नहीं कर सकते, उसको हम निकाल नहीं सकते, वो जो प्रोडक्ट है अल्टीमेटली क्या वेस्ट हो जाएगा। इस सब प्रॉब्लम को देखे कंपनी ने कंसीडर करी एक प्रपोजल, जिसमें क्या है, ऐड ए कंपोनेंट इन इट्स पैकेजिंग यूनिट टू अवॉइड द लॉसेस। ठीक है, एक कंपोनेंट ऐड करेगी और ये कंपोनेंट जो है वो इंस्टॉल्ड होगा आफ्टर द फर्स्ट स्टेज ऑफ पैकेजिंग। ठीक है, यहाँ फर्स्ट स्टेज के बाद ही इसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा। द कंपोनेंट विल मेजर द वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ तो हम देख रहे थे थर्ड स्टेज पे वॉल्यूम मेजर करी जा रही थी, लेकिन जब फर्स्ट स्टेज के बाद ही जो कंपोनेंट ऐड हो जाएगा तो उस कंपोनेंट जो है वो मेजर कर लेगा वॉल्यूम को एंड फॉरवर्ड कर देगा कैन फॉर कैपिंग एंड सीलिंग। ठीक है, जबकि कैपिंग जो है यहाँ पर सेकंड स्टेज पर हो रही थी, फिर हमारी वॉल्यूम मेजर हो रही थी। यहाँ क्या है, इस कंपोनेंट की वजह से वॉल्यूम पहले ही मेजर हो जाएगी, फिर क्या है, ये कैन जो है कैपिंग एंड सीलिंग के लिए चला जाएगा। सीलिंग जो होगी वो ओनली इफ द क्वांटिटी इन द कैन्स इज करेक्ट। ठीक है, तभी सीलिंग करेंगे वरना नहीं होगी। एंड डज नॉट हैव ए रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, कैन जो है वो टॉप अप हो जाएगी विद द बैलेंस प्रोडक्ट बिफोर द कैपिंग एंड सीलिंग प्रोसेस। ठीक है, कंपनी विल एबल टू अचीव 0% वेस्टेज। ठीक है, मतलब अगर ये सिस्टम लाती है तो 0% वेस्टेज हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है, कंटेक्स्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम।
आपको आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन करना है टाइप ऑफ कंट्रोल विच इज एक्सिस्टिंग इन द कंपनी एंड विच इज प्रपोज। ठीक है, जो प्रपोजल है वो कौन सा कंट्रोल रहेगा, जो हमारा एक्सिस्टिंग है वो हमारा कौन सा कंट्रोल रहेगा। टाइप ऑफ कंट्रोल वर्ड आते ही बिना कुछ सोचे 2 वर्ड लिख देना, फीड बैक कंट्रोल और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। ठीक है, तो गाइस इसमें जो चीजें हैं वो मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ। सबसे पहले व्हाट इज कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल बता दोगे, कंट्रोल की डेफिनेशन लिख देना। कंट्रोल इज अ मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ एस्टेब्लिशिंग बेंचमार्क एंड कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द बेंचमार्क एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। ठीक है, फिर इसके बाद कंट्रोल इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो कंट्रोल पूरा लगाया जाएगा। 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम होते हैं, फीडबैक कंट्रोल एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। 2 तरीके के होंगे, वही मैंने आपको ऊपर बताया था। जो हमारी पहले जो सिस्टम है, मतलब जो हमारा पहले जो सिस्टम है वो हमारा फीडबैक कंट्रोल है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारी गलतियां हो रही थी तब हम एक्शन ले रहे थे, इसीलिए हमारा क्या, क्योंकि आपने देखा ना 3rd स्टेज पे हमें वॉल्यूम पता चल रही थी, फिर उसके बाद कुछ एक्शन लिया जा रहा था। तो ये हमारा जो अभी एक्सिस्टिंग है वो हमारा रहेगा फीडबैक कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज बताइए, प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन ओनली आफ्टर द प्रोसेस इज कंप्लीट एंड समटाइम्स अ सिग्निफिकेंट टाइम इज लॉस्ट टू मेक करेक्टिव एक्शन। करंटली हैज ए फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म इन प्लेस। वही चीज मैं बोल रही हूँ, अभी जो है वो फीडबैक कंट्रोल है। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट इज मेजर्ड एट द एंड ऑफ द पैकेजिंग प्रोसेस। ठीक है, और इसमें जो हाउ लीड्स टू प्रोडक्ट लॉसेज जो है ना वो एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ शॉर्ट फिल्ड कैंस एट द एंड ऑफ प्रोसेस इज नॉट यूजेबल टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। भाई लास्ट में पता चल रहा है तो तू क्या उखाड़ ले रहा है, कैंस में जो हमारा शॉर्ट फिल जो हमारा ऑयल है उसको हम रीयूज तो कर नहीं सकते, वो टोटली वेस्ट है। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं बनता अगर बाद में भी तुम्हें पता चल रहा है तो। लेकिन ये अब जो प्रपोजल दिख रहा है किसी कंपोनेंट को ऐड करने का, वो हमारा क्या है, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल रहेगा। वो कैसे पता चल रहा है, डिजायरेबल बिकॉज दे अलाउ मैनेजमेंट टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स रादर देन हैविंग टू क्योर देम लेटर। ठीक है, ये पहले ही ला रहा है, आपने देखा था ना फर्स्ट स्टेज पे ही वो कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। वो सिस्टम जो है इज अ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। वही हम चिल्ला के बोल रहे थे, तुमने क्या नया बता दिया। जो न्यू प्रोसेस इज बेनिफिशियल टू द कंपनी एज द वेस्टेज अराइजिंग आउट ऑफ द पैकेजिंग प्रोसेस जो है वो अवॉइड करा जा सकता है। सेविंग मस्ट बी कंपेयर विद द कॉस्ट रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई द पैकेजिंग प्रोसेस बिफोर फाइनलाइजिंग ऑन वेदर द न्यू सिस्टम शुड बी इंप्लीमेंटेड और नॉट। कुल मिलाकर सारी चीजें आपको क्वेश्चन से ही समझ आ गई, कौन सी चीज फीड फॉरवर्ड है, कौन सी चीज फीडबैक है। ठीक है, क्लियर। ये बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा। हम क्या देखेंगे, जो बंदे जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका गोल कुछ और बोलेगा, कंपनी का गोल जो है वो कुछ और बोलेगा, तो इसी वजह से बिहेवियरल एस्पेक्ट्स अराइज हो जाती है ऑफ द बजटरी कंट्रोल। बिहेवियरल एस्पेक्ट में मेनी ऑफ द गोल्स ऑफ बजटिंग आर कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, मेनी गोल्स जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, मैनेजर्स में फाइंड द बजट टू चैलेंजिंग एंड देयरफॉर रिड्यूस देयर एफर्ट। मतलब इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बजट इस तरीके से बनाएगी कि वो क्या, क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी पे फोकस करेगी, कॉस्ट को कम करने पे फोकस करेगी। तो इससे क्या है, मैनेजर्स के लिए बजट जो है वो चैलेंजिंग हो जाता है और वो अपने रिड्यूस कर देते हैं, एफर्ट्स कम लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और सेकंड हमारा बजट देमसेल्फ में डिसॉर्ट द गोल्स एज दे विल बी शॉर्ट टर्म। ठीक है, बी फोकस्ड ऑन द कॉस्ट रिडक्शन रादर देन से क्वालिटी एस्पेक्ट। वही चीज मैंने अभी ये बताई थी आपको, ये क्या है, मेनली फोकस शॉर्ट टर्म पे फोकस करते हैं। ये क्या करेंगे, कॉस्ट को रिड्यूस करने पे फोकस करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए सोचेंगे कि आज हमारी कॉस्ट कम हो जानी चाहिए, ये नहीं देखेंगे कि इससे हमारी क्वालिटी भी अफेक्ट करेगी। ठीक है, क्वालिटी एस्पेक्ट को कंसिडर नहीं करते। थर्ड नंबर पे बजट जो है वो फ्रेम टू एक्ट एज ए प्लान फॉर ए मैनेजर। ठीक है, तो मैनेजर जो मे देयरफॉर परस्यू दिस प्लान एट द कॉस्ट ऑफ अदर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर दैट इमर्ज इन द इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द फर्म। ठीक है, मतलब जो हमारे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जो उसको देखने चाहिए ना, जो इमर्ज है इन द इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, वो उन चीजों को कंसिडर ही नहीं करता। इसके बाद देखेंगे मैनेजर्स डू नॉट ऑलवेज फॉलो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, दे डू नॉट ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म। भैया कौन सोचेगा, तुम जरा अपने ऊपर खुद रख के देख लो, अपने दिल पे जरा हाथ रख के बताना, तुमने कितनी बार अपने आर्टिकलशिप में ही मान के चलो, कितनी बार अपने बॉस के लिए सोचा है। कोई नहीं सोचता भाई, बॉस तुम्हारा कौन सा सोचता है, वो खुद स्ट्रॉ लगा के खून पी लेता है तुम लोग के, तो तुम क्या खाक सोचोगे उसके लिए लॉन्ग टर्म के। आप बस उतना ही सोच के चलते हो ना कि आप जब तक है बस इतना ही काम करेंगे, या फिर उसके कंपनी के लॉन्ग टर्म तक के लिए सोचने लग जाते हो कि हम यहाँ से हट जाएं भाई, लेकिन ये कंपनी बहुत अच्छी चलनी चाहिए। ऐसा कोई सोचता है क्या, नहीं सोचते हैं। तो वही चीज है, मैनेजर्स डू नॉट ऑलवेज फॉलो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, दे डू नॉट ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आएगा जो है हमारा बजट स्लैक। बजट स्लैक का मतलब ये है कि मैनेजर जो है ना वो अपने ओन टारगेट सेट करते हैं, और ये जो अपने लिए टारगेट सेट करते हैं ना वो ना इजी टारगेट सेट करा जाता है। बेसिकली इस टर्म का मतलब ये है कि ये अपने लिए इजी टारगेट सेट करते हैं। तो अब इसको एक बार डेफिनेशन से बता दो, अनरियलिस्टिक डिमांडिंग टारगेट टेंड टू अफेक्ट मैनेजर्स परफॉर्मेंस एडवर्सली। ठीक है, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन टारगेट सेट करके दे रही है ना, तो उससे क्या हो रहा है, मैनेजर अब काम ढंग से नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा टारगेट सेट कर देते हैं, मैनेजर उतना नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, तो मैनेजर्स की परफॉर्मेंस जो है वो एडवर्सली अफेक्ट हो रही है। अलाउइंग मैनेजर्स टू सेट देयर ओन टारगेट विल इंट्रोड्यूस द स्लैक टारगेट्स। ठीक है, अगर उनको बोलो भाई तुम अपने खुद से टारगेट सेट कर लेना, तो वो भाई वही चीज है कि वो स्लैक टारगेट्स इंट्रोड्यूस कर देंगे, इजी टारगेट सेट करने लगेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे पार्टिसिपेशन इन द बजट सेटिंग प्रोसेस। पार्टिसिपेशन में मेनली 2 मेन अप्रोचेस रहेंगी। पहली है हमारी टॉप डाउन बजट, और इसको हम क्या बोलेंगे, इम्पोज्ड स्टाइल अप्रोच। ठीक है, तो और दूसरा हमारा इसमें क्या रहेगा, दूसरी रहेगी हमारी बॉटम अप अप्रोच, जिसको हम समटाइम्स क्या बोलेंगे, पार्टिसिपेटिव अप्रोच। ठीक है, अब पहले नंबर वाली प्रोसेस को पढ़ लेते हैं, हमारी टॉप डाउन बजट जो हमारी इम्पोज्ड स्टाइल अप्रोच है। यहाँ क्या बेनिफिट ऑफ टॉप डाउन अप्रोच क्या रहेगा, दैट इट कैन बी प्रोड्यूस क्विकली एंड इन्वॉल्व लेस मैनेजमेंट टाइम। ठीक है, मतलब मैनेजमेंट का टाइम जो है कम इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर साथ साथ एक रिस्क भी होता है इसमें, क्या इनएक्यूरेट बजट आर बीइंग सेट दैट आर आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल टू द सबऑर्डिनेट मैनेजर। देखो टॉप डाउन बजट का मतलब
मतलब ये क्या है, ये जो बजट है ये प्रिपेयर करा जाता है सेंट्रली। यहाँ सबऑर्डिनेट मैनेजर जो होते हैं ना, जो हमारे नीचे लेवल पे मैनेजर होते हैं, उनका कोई लिटिल इन्फ्लुएंस होता है, उनका कोई खास यहाँ रोल होता नहीं है। तो इस वजह से क्या है, अगर मान के चलो आपने जो ये बजट सेट करे उनको नहीं समझ आ रहे, तो इस तरीके से जो इनएक्यूरेट बजट जो है उससे रिस्क भी अराइज हो सकता है कि ये जो इनएक्यूरेट बजट जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे जो हमारे सबऑर्डिनेट मैनेजर है, क्योंकि वो तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो। लेकिन जब अगर बात करेंगे बॉटम अप अप्रोच की, वहाँ क्या है, सबऑर्डिनेट मैनेजर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ देयर ओन बजट, मतलब वो अपने अपने बजट खुद बनाएंगे और उनको बजट को बनाने के बाद रिव्यू कराएंगे बाय द सीनियर मैनेजमेंट। लेकिन टॉप डाउन बजट में क्या हो रहा था, जो हमारे बजट बनाए जा रहे थे वो सेंट्रली प्रिपेयर करे जा रहे थे, वहाँ सबऑर्डिनेट मैनेजर का कोई रोल ही नहीं था। तो एक तरीके से अगर जब वो रोल ही नहीं है तो काम को करने में ही कौन सा इंटरेस्टेड रहेंगे। तो अगर बजट वो खुद से बनाएंगे और उनको रिव्यू करा लेंगे बाय द सीनियर मैनेजमेंट, तो ये हमारा बेसिकली होता है बॉटम अप अप्रोच में। नाम वैसे तो इसमें नाम से भी समझ आ रहा है, बॉटम से अप में जाता है, यानी कि मैनेजर जो हमारे बॉटम लेवल पे होते हैं वो खुद बनाते हैं और उसको ऊपर देते हैं रिव्यू कराने के लिए, ठीक है। और पार्टिसिपेटिव अप्रोच से भी नाम से समझ आ रहा है कि पार्टिसिपेट कराया जाता है किसका, सबऑर्डिनेट मैनेजर का, ठीक। अब यहाँ कुछ सर्कमस्टांसेस बताई हैं जहां पर क्या है, हमारा टॉप डाउन बजट सेटिंग इज प्रेफरेबल। वहां क्या है, टॉप डाउन को बजट को ही प्रेफर करा जाता है। सबसे पहले क्या, अगर वेयर पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिसिपेशन में लिमिट द बेनिफिट ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है, मतलब किसी को इन्वॉल्व करने से हमारे क्या बेनिफिट्स नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, वो लिमिट कर रहा है द बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन, तो उस केस में क्या है, उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे और टॉप डाउन बजट को ही फॉलो करा जाएगा, ठीक है। वेयर द पार्टिसिपेशन बाय इटसेल्फ इज नॉट एडिक्वेट इन एंश्योरिंग कमिटमेंट टू द स्टैंडर्ड एंड मैनेजेस सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर रहा है रिजल्ट को। अब भाई इन्फ्लुएंस कर रहा है तो क्यों उसको लेना, मतलब टॉप डाउन बजट में जाओ। फिर नेक्स्ट होता है हमारा वेयर द प्रोसेस इज हाईली प्रोग्रामेबल एंड क्लियर एंड स्टेबल एंड इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। अब हाईली प्रोग्रामेबल है तो सबऑर्डिनेट मैनेजर को मत इन्वॉल्व करो, बजट को सेंट्रली ही मैनेज करो। फिर नेक्स्ट है हमारा वेयर फर्म हैज लार्ज नंबर ऑफ होमोजीनियस यूनिट एंड ऑपरेटिंग इन स्टेबल एनवायरनमेंट, तो वहां पर भी क्या है, हमारा टॉप डाउन बजट ही प्रेफर करा जाए। इसके बाद आ जाइए बियॉन्ड बजटिंग पर, ठीक है। तो बियॉन्ड बजटिंग अगर इंपॉर्टेंस की बात करो तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। और ये आपको टर्म्स जो ये पूरे पॉइंट्स है ना, ये आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो बियॉन्ड बजटिंग में जो कोड रहेगा वो हमारा एबडक्ट रहेगा। कोड से पहले आपको चीजें समझा देती हूँ, या तो आपके पास टॉपिक आ जाए बियॉन्ड बजटिंग के बारे में कुछ बताइए, या फिर आपके पास टॉपिक आ जाए कि ट्रेडिशनल बजट के कुछ लिमिटेशंस बताइए। तो आपको ये प्रॉपर अबडक्ट लिखकर आना है वहां पर, ठीक है। अबडक्ट का हिंदी में मतलब होता है अपहरण, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे लिमिटेशन क्या है ट्रेडिशनल बजट की, क्या क्या लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से हमारा बियॉन्ड बजटिंग को लाया गया। तो क्या क्या लिमिटेशंस थी, सबसे पहले क्या, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली था टू पुट टुगेदर। फिर इसके बाद कांस्टेंट रेस्पॉन्सिवनेस एंड द फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। ऑफन ए बैरियर टू चेंज, ठीक है, तो चेंज लाने में बैरियर्स क्रिएट कर रहा था। फिर इसके बाद रियरली सिग्निफिकेंटली फोकस्ड एंड आर ऑफन कॉन्ट्राडिक्टरी विद एट लिटिल वैल्यू, ठीक है, लिटिल वैल्यू especially given the time required to prepare, concentrate on cost reduction not on the value creation, डेवलप कर रहा है एंड अपडेट टू इनफ्रिक्वेंटली यूजुअली एनुअली, मतलब लगातार कुछ इसमें कोई अपडेशन नहीं है, डेवलपमेंट नहीं होते हैं, बहुत मान के रेयरली होते हैं, इनफ्रिक्वेंटली होते हैं, यानी कि एनुअली होते हैं, ठीक है, यूजुअली एनुअली होते हैं। आर बेस्ड ऑन द अनसपोर्टेड assumptions एंड गैस वर्क, फोर्स डिपार्टमेंटल बैरियर्स रादर देन एनकरेज नॉलेज शेयरिंग, मतलब नॉलेज शेयर करने की जगह क्या है, डिपार्टमेंटल बैरियर्स और लगा रहा है, ठीक है। मेक पीपल फील अंडर वैल्यू, ठीक है, तो लोगों को अंडर वैल्यूड और फील करा रहा है। तो ये बेसिकली लिमिटेशन से हमारे ट्रेडिशनल बजट के लर्न करने के लिए हमारा क्या कोड था, एबडक्ट। बता देते हो, ए से हमारा क्या है, पहले नंबर पे आ जाइए, ए से हमारा एड लिटिल वैल्यू, ठीक है। बी से हमारा क्या था, बी से था हमारे यहाँ सेकंड नंबर पे बैरियर, बैरियर क्या, टू चेंज के लिए। डी, ठीक है, थर्ड हमारा डी से हमारा क्या था, जो हमारे डिपार्टमेंटल बैरियर्स लगा रहा है, बल्कि नॉलेज शेयर करने की जगह ये डिपार्टमेंटल बैरियर्स और लगा रहा है, ठीक है। फिर यू से हमारे 3 पॉइंट्स है, ठीक है, यू से हमारे ये मैंने 3 एरो बनाया, यानी कि 3 पॉइंट्स है, ठीक है। तो यू से हमारे क्या क्या 3 पॉइंट्स है, फटाफट से देख लेते हैं। एक तो अनसपोर्टेड अजम्पशन हो गया एक यू से, और दूसरा यू से हमारा क्या हुआ है यहाँ पर, अंडर वैल्यूड, पीपल फील अंडर वैल्यूड। और फिर एक और यू से हमारा अपडेटेड जो है टू इनफ्रिक्वेंटली, ठीक है, यू हो गया। फिर सी से भी हमारे 2 पॉइंट्स है यहाँ पर, सी से हमारे 2 पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे, फटाफट से देख लो। एक तो हमारा क्या कॉन्ट्राडिक्टरी था ये हमारा, फिर और सी से क्या मतलब है यहाँ पर, कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है, कंसंट्रेट करता है कॉस्ट रिडक्शन पे, नॉट ऑन द वैल्यू क्रिएशन। और फिर नेक्स्ट हमारा टी से हमारा क्या है, टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे ट्रेडिशनल बजट के हमारे कुछ लिमिटेशन है, जिसका फॉर्मुला रहेगा, जिसका कोड रहेगा अबडक्ट, आप लर्न कर लेना इसको, ठीक है। तो यही चीज आगे नीचे भी बताइए, टू ओवरकम द अबव लिमिटेशन ए टूल कम इनटू द फोर्स बियॉन्ड बस्टिंग आ गया, ठीक है, विच इज अ न्यू मैनेजमेंट फिलॉसफी दैट रिलेट टू एन अल्टरनेट अप्रोच टू द बस्टिंग, ठीक है। एडवांटेज देख लेते हैं, टू मेन एडवांटेज ऑफ द बियॉन्ड बस्टिंग क्या क्या रहेंगे, अगर एग्जाम में आ जाए ना मेन एडवांटेज ऑफ द बियॉन्ड बस्टिंग बताओ, तो ये 2 पॉइंट लिखकर आ जाना वहां पर, ठीक है। तो क्या एडवांटेज है बियॉन्ड बस्टिंग के, मैं बता देती हूँ। मोर अडेप्टिव प्रोसेस रादर देन द ट्रेडिशनल बजटिंग, ठीक है। ट्रेडिशनल बजटिंग की कंपैरिजन में ये बहुत अडेप्टिव प्रोसेस है, लोग इसको अडेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। डिसेंट्रलाइज प्रोसेस है, अनलाइक ट्रेडिशनल बजटिंग की तरह नहीं है, वेयर लीडर्स प्लान एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रली। ट्रेडिशनल बजट में ऑर्गेनाइजेशन जो है सेंट्रली कंट्रोल करती थी, लेकिन यहाँ क्या बियॉन्ड बजटिंग में डिसेंट्रल
डिसेंट्रलाइज प्रोसेस रहेगी ये, ठीक है। 2 वर्ड आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, एक अडेप्टिव प्रोसेस, एक डिसेंट्रलाइज प्रोसेस, ठीक है। 2 चीज याद रखना बस इसमें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बियॉन्ड बस्टिंग भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी देख लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है पहले वो बता देती हूँ। रोलिंग बजट में इनकॉर्पोरेट केपीआईज, केपीआईज का मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होने चाहिए उसमें। प्रॉपर बेंचमार्किंग कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन द बजट, ठीक है। बेंचमार्किंग इनकॉर्पोरेट करी जा सकती है। ये द फोकस ऑफ द मैनेजर शिफ्ट टू इंप्रूविंग द फ्यूचर रिजल्ट, ठीक है। यहाँ क्या है, ये कॉस्ट को रिडक्ट करने की जगह क्या है, इंप्रूव करने में, फ्यूचर रिजल्ट्स को इंप्रूव करने में फोकस शिफ्ट कर दिया गया। अलाउ ऑपरेशन मैनेजर टू रिएक्ट द एनवायरनमेंट, ठीक है, रिएक्ट कर सकता है। एनकरेज द कल्चर ऑफ इनोवेशन, ठीक है। इनोवेशन तो जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी भी है, ये इस टाइप के कल्चर को एनकरेज करता है। मोर टाइमली एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है। तो बेसिकली हमारे बियॉन्ड बस्टिंग के ये हमारे क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स को लर्न करने के लिए जो मैंने यहाँ कोड बनाया वो बनाया केपीआई बी फिट, ठीक है। क्या है, केपीआई बी फिट, केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर नाम का एक लड़का है, हम उसको बोल रहे हैं बी फिट, ठीक है। ठीक, फिट रहो भाई। केपीआई तो हमारा एक पूरा ये हो गया, ठीक है। केपीआई से ये हो गया, फिर इसके बाद है हमारा बी फिट। बी से हमारा क्या है, ठीक है, बी से हमारा यहाँ क्या, बेंचमार्किंग जो है वो इनकॉर्पोरेटेड कर सकते हैं इन द बजट। फिर ई से हमारा क्या था, ई से हमारा एनवायरनमेंट हो गया। एफ से हमारा क्या था, एफ से था हमारा फ्यूचर रिजल्ट्स पे फोकस इन्होंने शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। आई से हमारा क्या था, आई से इनोवेशंस हो गया। और टी से हमारा क्या हो गया, टाइमली एलोकेशन हो गया, ठीक है। एक तो बार देखोगे ना आपको ये थोड़े लर्न हो जाएंगे। देखो ऑफर्स तो यहाँ डालने पड़ेंगे लर्न करने के लिए, मैं बस कोड ही आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। और इसको लर्न करने में अगर कोड आपको लर्न रहेंगे ना तो इतना हार्ड भी नहीं रहेगा, टर्म अपने आप कैच करते चले जाओगे। केपीआई मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसे, मैं कोशिश पता है इसलिए ऐसे ही करती हूँ कि एक ही वर्ड एटलीस्ट आ जाए। केपीआई कुछ याद नहीं है तो केपीआई तो लिख ही आओगे भाई, केपीआई इनकॉर्पोरेटेड होने चाहिए। बी फिट में, बी में हमने कुछ बेंचमार्किंग पढ़ा था। ई से क्या था, एनवायरनमेंट पढ़ा था। एफ से क्या था, एफ से हमने क्या पढ़ा था, फ्यूचर रिजल्ट्स पढ़े थे। आई से इनोवेशन, टी से टाइमली लोकेशन, ठीक है। इस तरीके से आपको लर्न हो जाएंगे। अब देखेंगे सूटेबिलिटी ऑफ बियॉन्ड बस्टिंग, कहाँ सूटेबल होगा। इंडस्ट्रीज वेयर द रैपिड चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, लगातार बहुत चेंजेस हो रहा है तो वहाँ हमारे क्या है, फ्लेक्सिबल टारगेट्स विल रेस्पॉन्सिव टू द चेंज, आपको फ्लेक्सिबल टारगेट बनाने चाहिए, ठीक है। फिर हमारा इंडस्ट्रीज यूजिंग द मैनेजमेंट मेथड, मतलब मैनेजमेंट मेथड लाइक टीवीएम वगैरह अगर वो यूज कर रहे हैं तो वहाँ क्या है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट विल बी द की, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहिए। अगर इंडस्ट्रीज अंडरगोइंग रेडिकल चेंजेस, रेडिकल मतलब क्या है, बहुत ज्यादा एक तरीके से न्यू चीज आ जाना होता है, ठीक है। रेडिकल चेंज यूजिंग द बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग यूज करके कुछ रेडिकल चेंजेस कर रही है तो वहाँ क्या है, बजट में भी हार्ड टू अचीव एज सच सर्कमस्टांसेस, वहाँ तो बजट ही बहुत मुश्किल से अचीव करे जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी सूटेबिलिटी रहेगी वहाँ पर बियॉन्ड बस्टिंग की, ठीक है। बियॉन्ड बस्टिंग के कुछ प्रिंसिपल्स फॉर द अडेप्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, क्या क्या प्रिंसिपल्स रहेंगे, हमारे लीडरशिप प्रिंसिपल और मैनेजमेंट प्रोसेसेस रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लीडरशिप प्रोसेस प्रिंसिपल्स, ये हमारे न्यू ऐड हुए हैं, ठीक है। तो इन्हें आप थोड़ा और अच्छे से देख लेना। लीडरशिप प्रिंसिपल्स को लर्न करने के लिए यहाँ जो कोड बनाया मैंने बनाया कोप्ट वैल्यूज। कोप्ट का मतलब होता है पालन करने के कारण, ठीक है। तो कोप्ट वैल्यूज, ठीक है। इसका लीडरशिप प्रिंसिपल मैं पहले बता देती हूँ। सी से है हमारा यहाँ क्या है, सी से हमारा कस्टमर, ओ से हमारा क्या है, ओ से है आपका ऑर्गेनाइजेशन, ए से आपका ऑटोनॉमी और पी से हमारा क्या है, पर्पस और टी से क्या है, ट्रांसपेरेंसी और फिर हमारा वैल्यूज, कोप्ट वैल्यूज, ठीक है। तो ये कोड बन आपको बेसिकली इसमें क्या है, ये जो वर्ड है ना, पर्पस, वैल्यू, ट्रांसपेरेंसी, ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनॉमी, कस्टमर, ये आपको मेनली याद होनी चाहिए। अंदर की लाइन आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, फिर भी एक बार आप इनको जस्ट रीड कर लेना, ठीक है। इसके अंदर दिया क्या है बस एक बार रीड कर लेना। बाकी आपको जो मेन चीज है ना, कोप्ट वैल्यूज, ये वर्ड याद होने जरूरी है, ठीक है। मैनेजमेंट प्रोसेस में भी आपको एक बता देती हूँ मैंने क्या कोड बनाया। मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए है आरटीपी सॉल्व करके परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करो, परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो आपको रिवार्ड देंगे, ठीक है। तो आरटीपी सॉल्व करके, आरटीपी क्यों सॉल्व करते हो, अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए, फिर ठीक है परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो आपको रिवार्ड दिए जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या क्या कैसे कैसे बना है, आर से हमारा रिदम, ठीक है, टी से हमारा टारगेट्स, पी से हमारा प्लान्स एंड फॉरकास्ट, ठीक है, आरटीपी हो गया, सॉल्व करके परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो गया और फिर क्या है रिवार्ड्स, ठीक है। आर से हमारे 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर गाइस, आर से एक तो हो गया रिदम और एक हो गया हमारा रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है। तो आपको अल्टीमेटली एग्जाम में देखो कैसे याद आएगा, आर से हमारे क्या थे, 2 थे, रिदम, रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है। क्या था, रिदम और रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है। टी था, टी से हमारा टारगेट्स, ठीक है, मैनेजमेंट प्रोसेस में हमारे टारगेट्स अचीव होने चाहिए। फिर पी से हमारा प्लान एंड फॉरकास्ट था, ठीक है, आरटीपी हो गया। फिर क्या था, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और रिवार्ड, ये 2 वर्ड अगर एग्जाम में बैठ के कुछ भी याद नहीं आया ना तो आप क्या है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और रिवार्ड, ठीक है, आरटीपी वर्ड से ऐसे ही लिंक कर पाओगे। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और रिवार्ड 2 वर्ड तो आराम से लिख कर ही आओ ना, मैं गारंटी से कह सकती हूँ, ठीक है। देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ बियॉन्ड बस्टिंग की, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है बियॉन्ड बस्टिंग मॉडल के, ठीक है। तो इसको लर्न करने के लिए जो कोड रहा है बनाया है, इसको कोड से पहले मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। बियॉन्ड बस्टिंग हेल्प्स करेगा मैनेजर टू वर्क इन अ कोऑर्डिनेशन टू बीट द कंपटीशन, मतलब यहाँ क्या इंटरनल राइवलरी बिटवीन द मैनेजर्स रिड्यूस हो गई है एज अ टारगेट शिफ्ट टू द कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। इंटरनली आपस में लड़ने झगड़ने खत्म करके ये क्या है, कॉम्पिटिशन पे फोकस करने लगे, आपस में लड़ाई खत्म, कॉम्पिटिटर से शुरू कर दिया इन लोगों ने। जैसे ही बियॉन्ड बस्टिंग मॉडल को इंप्लीमेंट करा है ऑर्गेनाइजेशन को ये बेनिफिट मिला है। सेकंड नंबर पे क्या, हेल्प इन मोटिवेटिंग इंडिविजुअल्स बाय डिफाइनिंग क्लियर रिस्पांसिबिलिटी एंड चैलेंजेस, क्लियर उनको बता दिया गया। थर्ड नंबर पे क्या था, एलिमिनेट्स, ठीक है, एलिमिनेट करता है सम बिहेवियरल इश्यूज बाय मेकिंग द रिवार्ड टीम बेस्ड, ठीक है। उनको रिवार्ड जो है वो टीम बेस्ड दिए जाते हैं,
हैं, ना कि मैनेजर बेस्ड, ठीक है। तो उस तरीके से क्या है उनके बिहेवियर इश्यूज को भी सॉल्व कर दिया गया। 4th नंबर पे बेनिफिट देखें तो यहाँ क्या है, ऑपरेशनल मैनेजर से रिलेटेड रहेंगे, मतलब प्रॉपर डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर दिया टू द ऑपरेशनल मैनेजर आर क्लोज टू द कंसर्न एक्शन एंड कैन रिएक्ट क्विकली। ऑपरेशनल मैनेजर जो है वो रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे देमसेल्फ टू बजट लिमिट्स एंड फोकस ऑन अचीविंग की रेशियोज, ठीक है। की रेशियोज पे फोकस वगैरह करेंगे ऑपरेशनल मैनेजर जो है, बल्कि रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे देमसेल्फ टू बजट लिमिट्स। के बाद है हमारा एस्टेब्लिश कस्टमर ओरिएंटेड टीम्स, ठीक है। कस्टमर ओरिएंटेड टीम्स एस्टेब्लिश कर दिए। फिर क्रिएट कराए इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो कि प्रोवाइड करेगा फास्ट एंड ओपन इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो गाइस इसको लर्न करने के लिए जो कोड था वो हमारा वो ये था, ठीक है। IMBUI कस्टमर ओरिएंटेड यूनिट, ठीक है। BUI का मतलब बैंक ऑफ इंडिया का, मेरा तो वही बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया कस्टमर ओरिएंटेड टीम, ठीक है। आई से हमारा क्या था, आई से था हमारा इन्फॉर्मेशन सिस्टम। एम से हमारा क्या था, एम से हमारा क्या था, मोटिवेटिंग, ठीक है। मोटिवेट कर रहा है, ठीक है। कैसे मोटिवेट कर रहा है, बाय डिफाइनिंग क्लियर रिस्पांसिबिलिटीज एंड चैलेंजेस, ठीक है। फिर इसके बाद क्या था, BOI, ठीक है। मैं BOI, ठीक है। बी से हमारा क्या था, बिहेवियर इश्यूज को सॉल्व कर दिया है, एलिमिनेट ही कर दिया है बल्कि, ठीक है। और फिर ओ से हमारा क्या है, ओ से है हमारा ऑपरेशनल मैनेजर्स। 2 पॉइंट याद रखना, एक डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर दी गई है, दूसरा ये रेस्ट्रिक्ट देमसेल्फ नहीं कर रहे हैं टू बजट लिमिट्स और बल्कि फोकस कर रहे हैं ऑन की रेशियोज, ठीक है। ये क्लियर है। ओ फिर इसके बाद था हमारा आई से हमारा यहाँ पर क्या पॉइंट रहेगा, इंटरनल राइवलरी बिटवीन द मैनेजर इज रिड्यूस एज टारगेट शिफ्ट टू द कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। आई से हमारा इंटरनल राइवलरी हो जाएगा। मतलब यहाँ क्या था, टोटल 2 आई थे। एक आई से तो आप ये मान लो इंटरनल राइवलरी वाला पॉइंट, और एक आई से यहाँ पर क्या मान लो, एक आई से आप नीचे वाला इन्फॉर्मेशन सिस्टम वाला पॉइंट मान लो, ठीक है। क्लियर। फिर इसके बाद है हमारा कस्टमर ओरिएंटेड टीम। ये हमारा एक पॉइंट है जो बताता है एस्टेब्लिश कर दिया कस्टमर ओरिएंटेड टीम। मैं समझ रही हूँ आपको ये थोड़ा बोरिंग हो रहा होगा, लेकिन यार थ्योरी है, इसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ, इसीलिए तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको कोर्स के थ्रू समझाऊं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी आपके आसपास है उनके साथ ये वाला गेम खेलो, आपको पक्का इंटरेस्ट आने लगेगा फिर पढ़ाई में। क्या बोलती पब्लिक, मजा आया। के बाद आता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ बियॉन्ड बस्टिंग, ठीक है। इसमें हमारी टोटल 9 स्टेप्स रहेंगी, तो ये फटाफट देख लेते हैं 1 बाय 1 क्या क्या है। इसमें सबसे पहले क्या है, डिफाइन द केस फॉर चेंज एंड प्रोवाइड एन आउटलाइन विजन, ठीक है। पहले केस फॉर चेंज को डिफाइन कर लीजिए। फिर इसके बाद क्या है, प्रिपेयर टू कन्विंस द बोर्ड, ठीक है। बी प्रिपेयर, अपने आप को तैयार कर लो कि कैसे बोर्ड को कन्विंस करोगे। देन गेट स्टार्टेड, ठीक है। स्टार्ट, ये 3 पॉइंट बेसिक है, इनको पहले दिमाग में रख लेना। केस फॉर चेंज डिफाइन कर लो, फिर अपने आप को तैयार कर लो टू कन्विंस द बोर्ड, फिर देन गेट स्टार्टेड, ठीक है। 3 पॉइंट्स हो गए। अब इसके बाद देखेंगे क्या कर सकते हैं। फिर इसके बाद डिजाइन एंड इंप्लीमेंट न्यू प्रोसेस और ट्रेन एडुकेट पीपल, ठीक है। 2 चीज आप ये करोगे। क्या क्या चीज करोगे, डिजाइन एंड इंप्लीमेंट न्यू प्रोसेस, नए प्रोसेस को, और पीपल को। क्या प्रोसेस के लिए था एक पॉइंट, और एक पॉइंट था पीपल के लिए, ये क्लियर। फिर इसके बाद क्या, रीथिंक, आप सोचो बैठकर, क्या रोल ऑफ फाइनेंस, चेंज बिहेवियर न्यू प्रोसेस नॉट मैनेजमेंट ऑर्डर, ठीक है। तो बिहेवियर को चेंज करिए इन रेस्पेक्ट ऑफ न्यू प्रोसेसेस नॉट द मैनेजमेंट ऑर्डर्स, ठीक है। इवैल्यूएट द बेनिफिट देखो, फिर इस पे बेनिफिट को कंसोलिडेट करो और देखो टोटल कंसोलिडेट द गेन्स, ठीक है। बेनिफिट को देखने के बाद सारे गेन्स को कंसोलिडेट करो, ठीक है। यहाँ तक आपका हो गया ये टोटल 9 स्टेप्स। अब देखेंगे ट्रेडिशनल बस्टिंग मैनेजमेंट मॉडल और बियॉन्ड बस्टिंग मैनेजमेंट मॉडल में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो टारगेट एंड रिवार्ड के रेस्पेक्ट में देखेंगे। ट्रेडिशनल बजट में क्या था, इंक्रीमेंटल टारगेट्स होते थे और फिक्स्ड इंसेंटिव मिलता था, जबकि बियॉन्ड बस्टिंग में क्या है, स्ट्रेच गोल्स को स्ट्रेच करा गया है, रिलेटिव टारगेट्स दिया हुआ है इन रेस्पेक्ट ऑफ रिवार्ड्स, मतलब टारगेट्स के अकॉर्डिंग आपको रिवार्ड्स मिलते जाएंगे। फिर इसमें प्लानिंग एंड कंट्रोल के रेस्पेक्ट में देखेंगे। यहाँ क्या है, पहले आपके फिक्स्ड एनुअल प्लान्स ही रहेंगे, फिर उसके बाद कैलकुलेट करते जाते हैं, कोई वेरिएंस कंट्रोल्स अगर इंप्लीमेंट हो रहे हैं तो वो प्रॉपर कैलकुलेट कर दिए जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पे कंटिन्यूअस प्लानिंग की जाती है। बियॉन्ड बस्टिंग में हमारी क्या है, कोई फिक्स्ड एनुअल प्लान्स नहीं होते, कंटिन्यूअस प्लानिंग करी जाती है। KPIs एंड रोलिंग फॉरकास्ट करे जाते हैं, ठीक है। आपने देखा था ना, रोलिंग फॉरकास्ट होता है, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पर, ठीक है। फिर हमारा रिसोर्स एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड, यहाँ प्री एलोकेटेड रिसोर्सेज रहते हैं, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन करा जाता है, यहाँ रिसोर्स ऑन डिमांड लिए जाते हैं और डायनामिक कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। बियॉन्ड बस्टिंग अल्टीमेटली इसका सॉल्यूशन ही है, तो यहाँ क्या है, जो प्रॉब्लम्स थी उन्हीं के सॉल्यूशन दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ हमारा क्या सेंट्रल कंट्रोल होता है और फोकसिंग ऑन मैनेजिंग नंबर, और यहाँ क्या है लोकल कंट्रोल ऑफ गोल्स या प्लान्स, फोकस ऑन वैल्यू क्रिएशन, ठीक है। तो वैल्यू क्रिएशन पे फोकस करा जाता है यहाँ पर। गाइस इसके बाद देखेंगे हम कंक्लूजन ऑन बस्टिंग, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है नेचर ऑफ बियॉन्ड बस्टिंग, ठीक है, तो भी उसमें आपको यही पॉइंट्स लिख कर आने हैं, ठीक है। तो क्या क्या कंक्लूजन रहेंगे ऑन बस्टिंग पे, कंक्लूजन आर एज फॉलोज। फर्स्ट नंबर पे, बस्टिंग इज इवॉल्विंग रादर देन बिकमिंग ऑब्सोलेट। को बेसिकली क्या याद रखना है, बस्टिंग जो है वो इवॉल्विंग है रादर देन बिकमिंग ऑब्सोलेट, शिफ्ट फ्रॉम टॉप डाउन सेंट्रलाइज प्रोसेस टू अ मोर पार्टिसिपेटिव बॉटम अप एक्सरसाइज इन मैनी फॉर्म्स, ठीक है। तो शिफ्ट कर दिया गया है, पहले क्या था, सारा सेंट्रली मैनेज करा जाता था, यहाँ पे क्या है, अब पार्टिसिपेटिव अप्रोच को ले आए हैं, काफी फॉर्म्स में इंप्लीमेंट हो गई है। इट हाईलाइट्स द लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट दैट कैन बी अचीव इवन द रिलेटिव सिंपल मॉडिफिकेशन एंड ए ग्रेट डील। मतलब क्या है, अगर आप थोड़ा बहुत भी मॉडिफाई करोगे ना, तो वो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट आप अचीव कर पाओगे उस मॉडिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। बस्टिंग जो है वो चेंज हो चुकी है, द चेंज हैज बीन नीदर ड्रामेटिक और नॉट रेडिकल, ठीक है। जो हमारा चेंज हुआ है ना ही वो ड्रामेटिक है ना ही रेडिकल है, इंस्टेड इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट विद ट्रेडिशनल बजट आर बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। रेडिकल चेंज मतलब एक तरीके से इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट हुआ है विद द ट्रेडिशनल बजट, ठीक है। जो हमारा ट्रेडिशनल बजट था ना, उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर दिए गए हैं, जो कि सप्लीमेंटेड करे गए हैं बाय न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट
है हमारा फोरकास्टिंग इन फैक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, फोरकास्टिंग आपने देखा ही है, इसमें फोरकास्टिंग प्रॉपर की जाती है, फोरकास्टिंग इन फैक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा जो इसका कोड था वो था हमारा सेफी। ठीक है, ऐसे हमारा यहाँ क्या रहेगा, ऐसे हमारा शिफ्ट रहेगा। शिफ्ट क्या हो गया, टॉप डाउन से लेके शिफ्ट कर दी गई है मोर पार्टिसिपेटिव, जिसको हम बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच भी बोला जाता है। ठीक है, तो शिफ्ट हो गया। ई से हमारा क्या था यहाँ पर गाइस, ई से हमारा था इवॉल्विंग। बजटिंग जो है वो इवॉल्विंग हो गई रादर देन बिकमिंग ऑब्सोलीट। आपको ये जो वर्ड है ना जो मैं बोल रही हूँ, ये प्रॉपर इतना लिख कर आना है। आप अगल बगल का डिटेल विटेल जो है वो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कीवर्ड्स है ना जिनके लिए मैं कोड बना रही हूँ वो आपको जरूर लिखकर आना है। जैसे यहाँ पर लिखोगे बस्टिंग इज इवॉल्विंग रादर देन बिकमिंग ऑब्सोलीट, आपको ये लाइन प्रॉपर लिखनी है यहाँ पर। ठीक है, फिर एफ से हमारा क्या है, फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग इन फैक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हो गया। आई से दो चीज लिखोगे, इंप्रूवमेंट से ही रिलेटेड है दोनों चीज। पहला था इंप्रूवमेंट जो है वो अचीव करी जा सकती है विद इवन विद रिलेटिवली सिंपल मॉडिफिकेशन के थ्रू भी। ठीक है, फिर दूसरा था हमारा इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट करे गए हैं विद द ट्रेडिशनल बजट। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली इंप्रूवमेंट से रिलेटेड 2 पॉइंट हो गए। तो गाइस क्या याद रखोगे इसके अंदर, कंक्लूजन और बस्टिंग आता है या फिर नेचर ऑफ बियॉन्ड बस्टिंग आता है, तो हमको सेफी लिखकर आना है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ जो टेस्ट और नॉलेज में क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मैं ये क्वेश्चंस तो डिस्कस नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, ये बेसिकली मैंने कंसेप्ट के लिए ही वीडियो बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने केस स्टडी फिर भी 2 मैंने काफी डिटेल्स में डिस्कस करी है। और अगर आपको लेकिन टेस्ट और नॉलेज में मैं आपको एक रिलैक्सेशन, लेकिन टेस्ट और नॉलेज में मैं अपनी तरफ से आपको क्या कर सकती हूँ, मैंने ये जितने भी लेकिन टेस्ट और नॉलेज में जितने भी क्वेश्चन है ना, ये टोटल वैसे तो 4 ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें मैं आपको क्या हेल्प कर सकती हूँ, जितने भी क्वेश्चन है इनकी मैंने नीचे यहाँ पर अंडरलाइनिंग करी हुई है। ठीक है, आपको बस ये अंडरलाइनिंग रीड करूंगा ना, आपको आराम से सारा कंसेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, पूरा जो चीज करनी है वो मैंने यहाँ पर अच्छे से अंडरलाइन करी हुई है, बस इनको देख लेना। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, पूरा क्या है वही चीज है जो अभी तक पढ़कर आए हो, जैसे कि लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल बजट। ठीक है, तो क्या था, एब्डक्ट पढ़कर आए थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था इसके अंदर एडवांटेज बताइए बियॉन्ड बस्टिंग का, तो मैंने चला कर बताया था, 2 चीज लेकर आ जाना, अडेप्टिव और डिसेंट्रलाइज प्रोसेस। ठीक है, फिर इसके बाद नेचर ऑफ बियॉन्ड बस्टिंग अभी लास्ट में ही पढ़ाया है मैंने। ठीक है, हम यहाँ पर सैफी लिख कर आएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन था बेनिफिट्स ऑफ बियॉन्ड बस्टिंग मॉडल, तो मैंने बताया था ये वाला चीज, तो मैंने ऐसे बताई थी कि आप बियॉन्ड बस्टिंग मॉडल क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि IM BOI कस्टमर ओरिएंटेड टीम। ठीक है, तो ये वाला चीज आप इससे याद कर लोगे। सूटेबिलिटी, हाँ एक थोड़ा नया पॉइंट है, इसे आप देख लीजिए। सूटेबिलिटी ऑन वे ऑफ बियॉन्ड बस्टिंग टू द कंपनी, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से रिलेटेड पूछा है कि सूटेबिलिटी ऑफ बियॉन्ड बस्टिंग है क्या कंपनी के लिए, तो ये बताया है जो हमारी ये क्वाइटो मोटर्स लिमिटेड है ना, वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री गोज थ्रू रैपिड चेंजेस, ये आपको अच्छे से पता है, ये इसमें काफी सारे चेंजेस होते रहते हैं इसके बिजनेस एनवायरनमेंट में। यहाँ तो इसीलिए कंपनी जो है डेफिनेटली यूज बियॉन्ड बस्टिंग यूज कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, बियॉन्ड बस्टिंग बल्कि यूज भी करनी चाहिए, क्योंकि ये आल्सो हेल्प द मैनेजर टू वर्क इन द क्लोज कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर विद द मोटिवेशन। ठीक है, विच इन टर्न बीट द कॉम्पिटिशन। जो 3-4 लाइन जो मैंने नीचे अंडरलाइन करी हुई है बस ये लिख देना। ठीक है, तो गाइस ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मैंने बस फोकस करा है आपको सब चीजों के कोर्स डिलीवर कर सको, जिससे कि ये सारे कंसेप्ट को आप इजीली लर्न कर सको। ठीक है, मैंने अपना बेस्ट दिया है इस चैप्टर को समझाने के लिए, और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आपको ये सब चीजें समझ भी आई होंगी। और अगर आप ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने लॉ और ऑडिट से रिलेटेड काफी वीडियोस इस चैनल पर डाली हैं, और लॉ से रिलेटेड तो मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है ना, उनके साथ साथ मैंने हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करे हैं। टेलीग्राम ग्रुप में है सारे नोट्स, आपको चाहिए तो आप वहां से आराम से देख सकते हो। ठीक है, ऑडिट के भी मैंने कारो 2020 या कंपनी ऑडिट बहुत कम टाइम में मैंने आपको कवर कराया, टैक्स ऑडिट लॉसेस की वीडियोस भी है, तो सारी चीजें मैंने काफी कम टाइम में और सारी चीजें मैंने कोर्स के साथ आपको लर्न करनी सिखाई है वहां पर। ठीक है, अगर आप ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स हो तो आप वहां से देख सकते हो। ग्रुप 2 के हैं और आपने इकोनॉमिक लॉ जो पेपर 60 है वो अगर ऑप्ट किया है, तो उससे रिलेटेड तो मैंने पूरा न्यू स्टडी मटेरियल से कवरेज किया है। ऑन एंड अराउंड आपका 10 आवर्स के अंदर पूरा स्टडी मैट कवर हो जाएगा। ठीक, अगर आपने नहीं करा है तो आप डेफिनेटली इस चैनल से कर सकते हैं। आपको मेरी क्लासेस से करने का फायदा ये रहेगा कि आपको सारे नोट्स जो है वो हाईलाइटेड मिलेंगे प्रॉपर। ठीक है, आप अगर टेलीग्राम ग्रुप में PDF देखोगे ना, आप खुद समझ जाओगे कि मैंने किस तरीके से अंडरलाइनिंग और साथ में जो भी चीजें शॉर्ट करके या चार्ट बनवा के करा सकती हूँ वो सब चीजें करा के दी है। ठीक है, तो वो आपको काफी हेल्पफुल रहेंगी। आप खुद पाओगे कि एग्जाम देते टाइम ओपन बुक एग्जाम जब आप दोगे तो ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारे से टॉपिक के साथ। चलो मैं टॉपिक भी आपको बता ही देती हूँ क्या टॉपिक रहेगा हमारा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बेसिकली आपका जो अभी काफी टेलीग्राम ग्रुप में लेकर इस चीज को मैसेज आ रहे थे, तो मैं उसी पर बना देती हूँ आपका नेक्स्ट टॉपिक। उसमें क्या है, आपको चाहिए था कि लॉ में हर चैप्टर के हिसाब से मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूँ, राइट। तो आपको ये चाहिए कि पहले प्रॉपर आपको ये बता दूँ कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फिर चैप्टर के अंदर भी आपको मैं टॉपिक्स भी बता दूँ। ठीक है, तो टॉपिक आपको मैं प्रॉपर बताऊंगी कि, और वो मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आपको वो टॉपिक करना बाकी आप छोड़ सकते हो, नहीं। आप क्या है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके एटलीस्ट नहीं छूटने चाहिए। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, वो स्कोरिंग रहेंगे, वो आपको नहीं छोड़कर जाना। तो आई होप आपके लिए जो वो वीडियो है वो काफी यूजफुल रहने वाली है। इसीलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको पता चल जाए। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।